विशेष तौर पे हम बेटियों को सशक्त तब बना पाएंगे जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। ना कहीं समाज की ये कुरीतियाँ हमारी बेटियों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर करती थी कि किसी तरह से उनको दबाया जा सके। और आज तो डायल 112 है। आपके ऊपर कोई भी शारीरिक तौर पे यदि प्रताड़ना करता है तो आप यदि डायल 112 करेंगे तो आपके पास पुलिस आपके घर तक आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आएगी। और अगर बात की जाए भारत की महिलाओं की तो आज उनकी तरक्की देखकर सब लोग यही कहते हैं कि महिलाएं जो कि 100 साल पहले देश की महिलाएं जिस नाम से जानी जाती थी वो संस्कार तो हैं ही, साथ ही साथ महिलाओं ने अपने एक तरक्की का साधन, एक लेवल जो है इंक्रीज जरूर किया है। इसी बीच में एक जीता जागता उदाहरण भी हम आपको देंगे, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं रेणुबाला गुप्ता जी के पास, जो कि करनाल की मेयर भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने भी बहुत ही बड़े लेवल पर स्ट्रगल जरूर किया होगा। तो इनसे सीधी बातचीत जरूर करेंगे। वोट्स न्यूज़ पे मेरे सोनम के साथ कैमरामैन परवीन के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वोट्स न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट्स न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैम, आप जब इस तरह से राजनीति में आई थी, आपके पीछे किन का हाथ था? क्योंकि महिलाओं की अगर बात की जाए तो यही देखा जाता है कि वो घरेलू काम में ज़्यादा देखी जाती हैं। ये नहीं देखा जाता कि मतलब कोई तो पुरुष होता है जो उनको आगे इंक्रीज़ करता है, उनका लेवल बढ़ाने के लिए। आपको किसने प्रोत्साहन दिया था? कैसे आप राजनीति में आई थी? कैसे आपने शुरुआत की थी? मेरा परिवार शुरू से एक राजनीतिक परिवार रहा जी। और इसमें हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो हमेशा चुनावी मीटिंग्स में, चुनावी सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने वो स्वयं भी नगर परिषद के चेयरमैन रहे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। जी। जब परिवार में एक बात आई कि ये वार्ड लेडीज़ होने जा रहा है, तो उस समय बात आई कि चुनाव रेणु को लड़ना है। तो उसके बाद मेरा ये चुनावी करियर शुरू हुआ और इसके लिए मुझे फैमिली ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। और फैमिली के साथ साथ जब मैं फील्ड में आई जी, तो करनाल की जनता ने इतना प्यार दिया और इतना आशीर्वाद दिया कि निरंतर पता ही नहीं चला कब 9.5 सालों तक करनाल की जनता के बीच में रहते हुए वो परिवार इतना बढ़ गया कि करनाल का 4 लाख लोगों का परिवार मेरा अपना परिवार बन गया। जी। और लोगों के बीच में रहकर जिस तरह से स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसे काम करने की प्रेरणा भी मिली। डिफरेंस हो रहा है कुछ? पहले की लाइफ कुछ और थी, अब बदल गई है, अब बिजी शेड्यूल हो गया। तो फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हैं आप? कैसे रहता है सब कुछ? नहीं, लाइफ तो डिफरेंट है ही। अब आप हाउस होल्ड लाइफ को यदि सोशल लाइफ से कंपेयर करोगे जी। तो डिफरेंस है। पर कोई भी लेडीज़ है, यदि वो सोशली एक्टिव भी है, पर वो फैमिली से डिटैच नहीं हो सकती। उसकी फैमिली लाइफ इसी तरह से चलती रहती है। जी। बल्कि मैं ये कहूँ कि फैमिली के सपोर्ट से जो सोशल लाइफ है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जी। और मुझे लगता है कि ये मेरी खूबसूरत सी लाइफ जो करनाल की जनता के आशीर्वाद से मिली है, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। बहुत कुछ करने को मिला। और विशेष तौर पे अपने शहर के बारे में और अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में जो भावनाएं हमारे अंदर कहीं दबी हुई थी वो निकल कर आई। जी। और इसमें हमने आगे बढ़कर काम किया। तो मैं इस लाइफ का भी भगवान की कृपा से स्वागत करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरह की लाइफ जीने के लिए मुझे उन्होंने चुना और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आप एक खुद महिला हैं, तो महिलाओं के लिए जितनी भी नीतियाँ पहले आती थी, अब करनाल में आए दिन कोई ना कोई नीतियाँ आती हैं। क्या आपने अपने आप से कभी कंपेयर किया? क्योंकि महिलाओं की जितनी भी दिक्कतें होती हैं, खासकर एक महिला समझ सकती है, तो आपने समझा और करनाल की महिलाओं को वो सारी फैसिलिटीज़ दी। आगे क्या कुछ बदलाव रहने वाला है? क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है सारी नीतियों के अंदर? वैसे तो हम बात करें, हमारा देश नारी प्रधान देश है और इसमें हम सारी बातें करें तो नारी की पूजा करके ही हमारे, चाहे कोई शास्त्र है, हर हमारी संस्कृति है, हमें यही सिखाती है। पर कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयां हैं, कहीं कहीं हमारी कुरीतियां हैं। इनकी तरफ से हमारे कई बार हमारे महिला वर्ग को विशेष तौर पे दिक्कतें आती हैं। पर आज जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार में आए हैं, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और उस अभियान का ये रिज़ल्ट रहा कि आज हमारे हरियाणा में जो रेशो 800 तक थी और वो आज 925 तक होती जा रही है।
और इसके अलावा राजनीति में भी उन्होंने 50% का जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान से कि बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाने, विशेष तौर पे हम बेटियों को सशक्त तब बना पाएंगे जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। तो ये जब हरियाणा की भूमि से, पानीपत से ये जन जागरण शुरू हुआ, तो उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पे प्रशासनिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी लोगों ने भी जिम्मेदारी को निभाया, अपनी बेटियों को बचाया और आगे पढ़ाने के लिए जिस तरह से सरकार ने नीति योजनाएं बनाई, चाहे उसमें बेटियों की शिक्षा है +2 तक उसको फ्री किया, इसके अलावा कॉलेज में भी उन्हें स्कॉलरशिप दी गई, और इसके अलावा महिलाएं कॉलेज बहुत सारे खुलवाए गए, महिला स्कूल जिनमें बेटियों को आगे पढ़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब बेटियां पढ़ गई, बच गई, उन्हें पढ़ गई, अब ज़रूरत है उनके सम्मान की। और कहीं ना कहीं समाज की ये कुरीतियां हमारी बेटियों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर करती थी कि किसी तरह से उनको दबाया जा सके। तो उसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई कि मित्र कक्ष खोले गए, महिला थाने खोले गए। उन मित्र कक्षों में उनकी समस्याएं महिलाएं सुनती थी, और जिस तरह से महिला थानों में सभी अधिकारी महिलाएं होती हैं, तो उन लड़कियों को अपनी समस्याएं या अपनी जो भी उनकी पीड़िता होती है उसे अपने बताने में कोई भी गुरेज नहीं होता, और वो खुलकर अपनी समस्या बता सकती है ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ साथ महिलाओं की एक विशेष योजना की बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की उज्ज्वला योजना। हमारे शहरी क्षेत्र तो नहीं कहेंगे, पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं चूल्हे चौके में ही अपना सारा दिन बिता देती थी। उन्हें या तो अपने स्वास्थ्य के प्रति उन्हें वो ये रहता था, उनके स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट करती थी, या उनको समय बहुत ज़्यादा लगता था। और जब से उज्ज्वला योजना आई है तो हर घर में गैस को पहुंचाया गया, ताकि महिला अपने समय के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के भी बचा सके और उस समय को अपने समाज और परिवार की रक्षा के लिए निकाल सके। तो इस तरह की अनेकों योजनाएं, चाहे विवाह शगुन योजना है, बेटी के पैदा होने पर उस तरह के उनको शगुन योजना है, तो किस तरह से अपनी बेटियों को बोझ ना माना जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और आज तो हम ये आप बात कर रही हैं कल्पना चावला की, इस धरा से जहां हमारी बेटी अंतरिक्ष तक पहुंच गई, तो लोगों के बीच में ये अवेयरनेस, ये जग जानना जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और समाज की तरफ से निकली, तो आज बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। और हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो राजनीति का है, चाहे वो प्रोफेशन का है, चाहे आप देखेंगे कोई भी जॉब का है, तो महिलाएं आगे आकर काम कर रही हैं। विशेष तौर पे महिलाओं को इस बात के लिए भी अपने परिवार का पालन पोषण तो करती ही हैं, इसके साथ साथ अपने परिवार के, चाहे वो छोटे स्तर पे, मैं ये कहूँ कि छोटे उद्योगों में कई सारी हमारी बहनें फैक्ट्रियों में काम करके अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में महिला हर वर्ग में सशक्त है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सरकार की इस तरह की रीति नीतियाँ हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि किस तरह से अपनी बेटियों को, आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतें की गई, उनमें पढ़ी लिखी पंचायतों में विशेष तौर पे महिलाएं आगे निकल कर आई, जबकि सरकार का एक वो था कि 50% तक महिलाओं के लिए आरक्षण था। पर आप देखेंगे क्योंकि ग्रामीण बच्चे हैं, लड़के हैं, वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बेटियां पढ़ी लिखी हैं, तो लगभग 60% तक महिलाएं सरपंच बनकर आई हैं। तो इस तरह से एक सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है उससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। और विशेष तौर पे आज का दौर ऐसा है, लोगों की सोच अब थोड़ी ठीक होने लगी है। लोगों ने बेटियों के काम को स्वीकारना शुरू किया है और बेटियों के हुनर को जानना और मानना शुरू किया, तो उससे हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि डर का माहौल भी है, आजकल भी है, 1% ही सही, लेकिन डर का माहौल है, उनको दबाने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं कि वो हिंसा का शिकार भी होती हैं और चुपचाप सहन करती हैं। तो उनके लिए भी कुछ ऐसी खास बात जो आप कहना चाहें? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात के लिए आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी समाज में कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं
दबी कुचली हुई हैं, कहीं उनके ऊपर चाहे शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे उन पे प्रताड़ना की जाती है। पर इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि कोई भी सशक्त महिला उसके आसपास है और किसी को जानकारी मिलती है तो उसकी सहायता ज़रूर करे, ताकि उसे उस समस्या से उभार सके। एक महिला ही महिला को समस्या से उभार सकती है, उसे निखार सकती है। सरकार की योजनाओं के बारे में उसे जानकारी दे। और आज तो डायल 112 है, आपके ऊपर कोई भी शारीरिक तौर पे यदि प्रताड़ना करता है तो आप यदि डायल 112 करेंगे तो आपके पास पुलिस आपके घर तक आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आएगी। और इस तरह के वन स्टॉप सेंटर्स भी हैं। तो ये अवेयरनेस, ये जन जागृति यदि महिलाओं में पहुंचेगी और मुझे लगता है कि यदि महिलाएं इस बात को समझेंगी तो ये प्रताड़नाएं भी कम होंगी और जो बुराइयां बची हुई हैं वो भी ख़त्म होगी। और इसके लिए मैं माँ बाप से भी एक निवेदन करना चाहूँगी कि जिस घर में बेटे बेटियां हैं वो समान रूप से यदि बेटे बेटियों को उनका पालन पोषण करें, उनका अधिकार दें, तो भी बच्चों के अंदर एक ग्रोथ पैदा होती है। बच्चे इस बात को समझते हैं कि किसी की बेटी बहन वो हमारी बेटी बहन है, किसी और की बेटी बहन भी हमारी ही बेटी बहन है, तो वो इस बात को समझेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से वोट्स न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और हमारे साथ थी मेयर रेणु बाला गुप्ता जी, जिनसे हमने जानने का ज़रूर प्रयास किया। और महिलाओं के लिए अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, तो एक सशक्त नारी का संदेश आप तक ज़रूर पहुँचाया। तो इस वीडियो को सभी तक ज़रूर पहुँचाइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज़ पर। मेरे सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।